हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप हॉलियो सभी छात्र छात्रा व देखने वाले का सभी का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज आप इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं 12वीं क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसके हम पिछले वीडियोज में आपको समझाया था परंपरावादी या क्लासिकल जो हमारे अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार समग्र मांग समग्र पूर्ति में किस प्रकार संतुलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है केन्जियन विचारधारा। आज हम इस विचारधारा के अनुसार आय, रोजगार, उत्पादन के संतुलन का निर्धारण के बारे में बात करेंगे। प्रिय छात्रों, केन्जियन की विचारधारा है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों से कुछ अलग है। इनका मानना है कि कभी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं होता, कुछ साधन है वो रोजगार में रह जाते हैं, इसलिए इनकी मान्यता है अल्प रोजगार। यानी इनका कहना है कि कुछ साधन बिना प्रयोग किए रह जाते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से रोजगार नहीं होता। परंपरावादी विचारधारा के विपरीत केन्स का यह विचार है कि समग्र पूर्ति तथा समग्र मांग में समानता एक सामान्य विशेषता नहीं है, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो। केन्स के अनुसार समग्र पूर्ति तथा समग्र मांग में समानता तब हो सकती है या संतुलन की अवस्था तब हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं होते। इस स्थिति को उन्होंने अल्प रोजगार की स्थिति कहा है। अतएव अल्प रोजगार की स्थिति में जिसमें संतुलन होता है वो समग्र मांग का समग्र पूर्ति बराबर होते हैं। क्या होता है? समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। किस अवस्था में? जिस अवस्था में चाहे रोजगार पूर्ण ना हो, अर्थात सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, परंतु कुछ साधन बेरोजगार रहते हैं। ये विचारधारा केन्जियन की है। इस विचारधारा के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले केन्जियन की विचारधारा में हम करते हैं समग्र पूर्ति। पूर्ति एएस के बारे में। तो ये समग्र पूर्ति है, इसके बारे में इन्होंने जो अपना समग्र पूर्ति का अध्ययन किया है वह रोजगार के संदर्भ में किया है। ये मानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं होता, क्योंकि इनकी अल्प रोजगार और अल्पकाल समय की धारणा है। कहते हैं कि अल्पकाल में सारे साधन पूर्ण रोजगार पर नहीं होते। इन्होंने मूर्ति वक्र कैसा बनाया? एम्प्लॉयमेंट और दूसरा इनकम के साथ। इन दो की तुलना की इन्होंने कैसे करते हैं? ये कहते हैं कि जैसे इतना एम्प्लॉयमेंट है आपका तो आय इतनी है, और आपका एम्प्लॉयमेंट यदि ये एल है, एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ जाता है, तो जितनी मात्रा में ये बढ़ा है उसी मात्रा में ही आय भी, जितनी ये बढ़ी है इतनी आय भी बढ़ जाती है। इस प्रकार इनका जो पूर्ति वक्र है वो इस प्रकार का है। यहां जरूरी नहीं है कि केन्स भी ये नहीं मानता कि जरूरी नहीं है कि पूर्ति वक्र हमारा जो आय, इसको हम आय वक्र भी करते हैं, आय के बराबर ही होती है एएस। लेकिन पूर्ण रोजगार में इनका जो मानना है कि दीर्घ काल में ये पूर्ण रोजगार हो सकता है। पूर्ति वक्र हमेशा इस प्रकार नहीं, इस प्रकार भी हो सकता है। लेकिन यहां बात करें अल्प रोजगार में, क्योंकि इनका मानना नहीं कि हमेशा ही इस प्रकार का रहेगा, पूर्ण रोजगार होने पर ही उठ सकता है,
लेकिन जो इनकी धारणा है वो अल्प रोजगार की धारणा है। अल्प क्योंकि रोजगार के संदर्भ में इन्होंने अपना अध्ययन किया है। तो जो इनका जो पूर्ति वक्र है वो 45 डिग्री के कोण पर बढ़ता है। जितनी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उतनी ही मात्रा में आय भी बढ़ती है, या उतनी ही मात्रा में आपका वाई और एस इनके अनुसार अल्पकाल में सेम होते हैं, बराबर होते हैं। केन्स की मान्यता है कि एस फलन सिद्ध रहता है, अर्थात जितनी मात्रा में रोजगार बढ़ता है उतनी ही मात्रा में आय भी बढ़ती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एएस में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती। इसका अर्थ केवल यह है कि एएस वक्र 45 का कोण बनाने वाली रेखा ऊपरी या नीचे को नहीं खिसकता। एएस वक्र का संचलन संभव है, बाएं से दाएं संचलन हो सकता है। एएस में वृद्धि प्रकट करता है, यह वृद्धि रोजगार में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। बाएं से दाएं यह संचलन कमी को प्रकट करता है, अर्थात यदि ये इधर चला गया तो ये वृद्धि को, इधर बढ़ता है तो ये वृद्धि को प्रकट करता है, यदि वापस आता है तो ये कमी को प्रकट करता है। इस प्रकार इसमें संचलन तो होता है। केन्जिन एएस के संदर्भ में कीमत में के सत्र में बिना किसी परिवर्तन के एएस में परिवर्तन एडी में परिवर्तन के अनुपात में ही होता है, अर्थात एएस में कीमत स्थिर कीमत का विस्तार होता है या एएस पूर्ति पूर्णतया लोचशील है। केन्ज के अनुसार कीमत सत्र इस कारण स्थिर रहता है क्योंकि उत्पाद में परिवर्तन के कारण प्रति इकाई लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितना ही उत्पादन, जितना ही रोजगार लेवल बढ़ी है, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उतनी ही मात्रा में आपका आय भी बढ़ी है, या आप कह सकते हैं इतनी मात्रा में बढ़ा तो ये भी आपकी इतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उतनी ही मात्रा में आपकी इनकम भी बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है। तो इसलिए समग्र मांग और समग्र पूर्ति में इकट्ठा रहता है। लेकिन यहां हमारे समझने वाली बात है कि जो पूर्ति वक्र है वो अल्पकाल में और अल्प रोजगार में, क्योंकि अल्पकाल में रोजगार पूर्ण रूप से रोजगार नहीं होता, अल्प रोजगार होता है, तो ये पूर्ति वक्र हमारा इस प्रकार का रहेगा। आपने पूर्ति वक्र एएस के बारे में था ये हमारा। तो स्टूडेंट्स, जो केन्जिन विचारधारा है इसकी विचारधारा परंपरावादी विचारधाराओं से कुछ हटके है। उनका मानना था कि पूर्ण रोजगार होता है, जबकि केन्जिन का विचारधारा है कि अल्प रोजगार है। तो इन दोनों में आपका साथ साथ अंतर भी हो रहा है, इसमें केन्जिन विचारधारा और परंपरावादी विचारधारा में। इसके बाद आता है हमारा समग्र मांग। क्योंकि हमारा ये एस का हमारा हो गया, इसके बाद हमारा एडी। समग्र पूर्ति के बारे में मैंने बता दिया, अब हम समग्र मांग के बारे में पढ़ते हैं। तो समग्र मांग का मानना है कि केन्जिन मानता है कि जो समग्र मांग है, हमने पिछले अध्याय में भी आपको पढ़ा था कि जो एडी है ये किसका फलन है, एडी किसका फलन है, सी जमा आई, यानी उपभोग और निवेश। जो हमारा एडी किसके बराबर होता है, सी जमा आई, यानी उपभोग प्लस में इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता है कि छात्रों, हम इसे डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारा डायग्राम, इसमें आपको पता है कि उपभोग होता है वो कुछ न कुछ जरूर होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। सी है वो उपभोग, चाहे आय उसकी जीरो हो लेकिन उपभोग वो हर अवस्था में करता है। ये आपको पहली वीडियोज में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि उपभोग कभी भी शून्य नहीं होता। जीवित रहने के लिए मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताओं को पूरा करता है,
चाहे वो आपने उधार लेके करे या पिछली सेविंग में से करे, किसी भी प्रकार करे। लेकिन इन्वेस्टमेंट है वो आपका जो आपका निवेश है वो ऑटोनॉमस होता है, यानी शीघ्र होता है, ये बढ़ता रहता है। यहां ओ एक्स है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका ओ वाई है। ओ एक्स पर आप इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों चीज लेंगे। आउटपुट, इनकम और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों चीजें हम इसमें लेंगे। तो इस प्रकार आपको देखा कि जो चित्र होना आपका ओ एक्स पर हमने तीनों चीज ली हैं, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम। जबकि ओ वाई पर हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड, एडी, या इसको लिख सकते हैं आप सीजमाई, इन दोनों का सीजमाई। तो आपका मैंने सी वक्र भी बनाए, ये दोनों वक्र बनाए आपके। तो यह केन्स के अनुसार निवेश से विपर्य स्वतंत्र निवेश से है, जो हमेशा कांस्टेंट माना गया है, शीघ्र माना गया है। सी वो वक्र है जो आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तथा यदि हम इस वक्र को बनाएंगे तो आपको पता है कि जो एडी वक्र है उसमें सी भी और आई भी, यानी ये दोनों जोड़ के ही एडी वक्र बनेगा। तो जितनी डिस्टेंस ये है हमारी, इतना और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये लगभग जितना ये है इसके इतने और ऊपर करें हम, तो यहां तो ये आपका एडी वक्र हो जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं सीजमा आई वक्र। क्यों ये सीजमाई? क्योंकि जितनी ये थी हमने, ये इतना तो भोग था आपका, और जितनी ये अपने इन्वेस्टमेंट था इसको हमने जोड़ दिया, तो ये दोनों ये और ये प्लस मिलके हमारा ये हो गया। तो ये हमारा कौन सा वक्र आया? सीजमा आई वक्र, इसको हम एडी वक्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो केन्स है, केन्स का मानना है कि जो हमारा निवेश है वो शीघ्र रहता है, और जो हमारे कंज्यूम है वो आय के साथ साथ जो हमारा आय बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बढ़ता रहता है। क्योंकि जो केन्स है इसका मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, शीघ्र रहता है। ये तो था आपका समग्र मान। अब बात हमारा जो टॉपिक है वो इन दोनों में संतुलन, यानी ए एस बराबर ए डी, ये किस प्रकार होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको एक तालिका बनानी है। एक तालिका के जरिए हम आपको समझाते हैं। पहले हम बना लेते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के खाना ले लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा कॉलम ले लेते हैं हम समग्र पूर्ति या आय, एएस का, और तीसरा खाना ले लेते हैं हम एडी का। यदि जीरो एम्प्लॉयमेंट है तो आपका समग्र पूर्ति भी जीरो होगी। लेकिन यहां मैंने अभी बताया था कि वो भोग जीरो नहीं होता है, और इसमें सी जमा आई है, इसलिए ये दोनों हैं। तो ये हमारा जीरो, कभी भी भोग जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कुछ न कुछ होगा। ये मान लेते हम 20 है। एम्प्लॉयमेंट या आय, उत्पादन 10 होता है, पूर्ति भी जितनी उत्पादन होगा उतनी होगी, लेकिन वो भोग उस रेंज में नहीं होगा, कुछ ज्यादा कम बढ़ेगा। इसके बाद ये 20 ले लेते हैं, ये भी अपना उतना ही, पूर्ति भी उतनी होगी, लेकिन वो भोग होने के कारण हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दोनों जुड़ने के कारण ये बढ़े होगा, लेकिन कम बढ़ेगा इसकी मात्रा में।
ये हमारा जो ये उपभोग ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा बढ़ेगा, तो ये हमारा 30 हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं ये 30, तो ये भी 30 हुआ, और ये हमारा फिर भी बढ़ गया 35 हो गया। ये हमारा 40 हो जाता है, तो पूर्ति भी आपको पता है 40 होगी। और ये इसका अर्थ ये है कि ये है ना, जो एडी है ये कम दर से बढ़ता है हमारा, जिस दर में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस दर में, क्योंकि जो बेसिक उपभोग की वस्तुएं थी, एक रिक्वायरमेंट थी मनुष्य की, वो पहले पूरी हो चुकी है। तो जो जो उसका स्टैंडर्ड लाइफ बढ़ता है, उपभोग बढ़ता है, लेकिन कम मात्रा में बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट तो उसी तरह ही है, क्योंकि केंद्रीय ने माना है। अब ये आगे बढ़ता है आपका 50, तो ये भी 50 हो गया, लेकिन ये आपका 45 है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है, वो उसका उसी कम मात्रा में है। इसके बाद ये हम 60 ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया 60, ये आपका 50 होता है। ये तालिका थोड़ी सी समझ लेनी है आप बच्चों ने। यदि ये तालिका समझ में आ गई तो आपको इनका संतुलन आराम से समझ में आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, एएस से ये आपका होता है सी जमा एस, उपभोग प्लस सेविंग, और जो एडी है ये आपका सी जमा आई, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सबसे पहले आदमी इन्वेस्टमेंट करने से उपभोग पर खर्च करेगा, क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अब हम इसकी रेखा चित्र का कैसे करेंगे, उस रेखा चित्र के ऊपर चलते हैं। रेखा चित्र का निर्धारण केंद्रीय विचारधारा के अनुसार किस प्रकार होता है। जैसे कि प्रिय छात्रों, मैंने पहले ही इसमें पूर्ति वक्र बनाया था, आपने पूर्ति वक्र बना लेना है। पहले सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, इस पर OX OY, ये तो हर डायग्राम में आपको पता है। इसके बाद पूर्ति वक्र हमारा ये था, इसमें 45 डिग्री के कोण पर, जिसको हम AS बोलते हैं। लेकिन आपका AD वक्र है वो आपका यहां से है, या आप इसको बांट लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। OX को इस प्रकार हम कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या दिखाना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये वाला। एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल या एम्प्लॉयमेंट। और OY पर आपने दिखाना है एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, या इसको कह सकते हैं सी जमा आई। तो स्टूडेंट्स, अब आपको सी जमा एडी है वो कहां दिखाएंगे। सी उपभोग है वो आपका कुछ जरूर होता है, 0 कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये 20 से है, इसको हम पहले बांट लेते हैं 10, 20, इसके बाद ये 30, 40, 50 और ये 60। अब आप देखेंगे कि ये तो हमारा बराबर चल रहा है, पूर्ति वक्र तो जितनी ये जितना ये इतना ये इतना, क्योंकि ये 45 डिग्री के कोण पर जा रहा है। लेकिन एडी वक्र आपका यहां से उठा, और ये इसकी दर की अपेक्षा ये आ गया। इस वक्र को आप क्या कहेंगे, AD या सी जमा आई, इसको सी जमा एस। तो अब जहां पर ये दोनों वक्र काटते हैं, AD वक्र काटते हैं और AC वक्र काटते हैं, वहां पर आपका संतुलन होगा। ये इस बिंदु पर काटेगा, सॉरी ये हमारा थोड़ा सा बनाने में, क्योंकि यहां हमने इसको बनाने से पहले तालिका पर सोच विचार करना था। देखिए तालिका यहां भी हमारी तीनों में कहीं संतुलन नहीं है, यहां भी तीनों बराबर नहीं है, यहां भी बराबर नहीं है। हमने इनको देखना है, यहां 40 है, इस पर ये तीनों के तीनों बराबर है, और हमने देखना है संतुलन में ये चीज बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट होगा पूर्ति उतनी वक्र में बढ़ेगी। पहले मैंने आपको बता दिया कि 45 डिग्री की कोण पर होगी। जितना ये होगा इतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा।
जितना ये होगा इतना ये होगा, और जितना ये होगा ये होगा, जितना ये होगा इतना ये। ठीक है ना, ये 45 डिग्री कोण पे है। लेकिन हम ये पूर्ति वक्र की बात थी। लेकिन स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने तो संतुलन निकालना है ना। केंद्रीय विचारधारा के अनुसार अलग काल में संतुलन कैसे होगा, इनका ये होगा संतुलन तो उनका 20 पे चलेगा, और ये आपका एडी वक्र होगा। क्योंकि जो भोग है इसमें आपका भोग और आय है, इन्वेस्टमेंट है, जो जो आय बढ़ेगी, जो जो आय बढ़ेगी, या आदमी का उपभोग है वो कम होता जाएगा, और यहां पर संतुलन होके आगे उपभोग आय कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये आपका संतुलन कहां होगा, 40 पर होगा। तो ये आपका उपभोग बिंदु संतुलन बिंदु होगा, ई बिंदु आपका संतुलन बिंदु होगा। एक बार फिर से देखिए तालिका में, देखिए एएस है, ये सी जमा आय होने के कारण, उपभोग और निवेश होने के कारण पहले उपभोग की मात्रा जो जो उसकी आय बढ़ती है ये बढ़ता है, ये उत्पादन है, जो जो रोजगार के साधन ज्यादा लगते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, उसके साथ आमदनी भी, पूर्ति भी बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी। लेकिन जो डिमांड है, ये डिमांड है, वो उपभोग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा जो जो आय बढ़ेगी। लेकिन जो हाँ ये संतुलन हो जाएगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर क्या हमारा है, इन्वेस्टमेंट हमने इसमें चित्र माना है बहुत उस मात्रा में, तो यहां पर हमारा एस या आई प्लस में होगा, इन्वेस्टमेंट शुरू होना हो जाएगा। ये हमारा माइनस एस है। तो यहाँ वो जो पहले भोग इतना करता है, जो जो आय बढ़ेगी वो जो उधार ले रहा था वो कम लेता लेता जाएगा, और यहां पर आकर के उसका जितनी आय है उतना ही वो एग्रीगेट डिमांड है, उतनी ही उसकी पूर्ति है, दोनों बराबर हो जाएंगी। यदि हम मान लेते हैं कि यदि पूर्ति समग्र मांग से अधिक है, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, इसकी जगह हम ये अवस्था हो सकती है, यदि हमारी पूर्ति एएस किससे अधिक है, एडी से। यदि हमारी पूर्ति, यदि हमारी समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक है, एएस एडी से अधिक है, तो क्या असर पड़ेगा। जब पूर्ति एएस समग्र मांग एडी से अधिक है हो जाती है, तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की प्रवृत्ति उनकी मांग से अधिक हो जाती है, और परिणाम स्वरूप कुछ वस्तुएं बिना बिक्री रह जाती है। जब ये पूर्ति ज्यादा हो गई और डिमांड कम है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ स्टॉक रह गया, यहां पर कुछ स्टॉक रह गया। जो स्टॉक है उसका क्या करेंगे, वो बचा हुआ रह गया, अन्य क्या हुआ रह गया। तो इसलिए वो अगले साल उत्पादन कम करेंगे, उत्पादन इतना नहीं करेंगे, वो कम करेंगे। या मान लिया इतना एग्रीगेट कर लिया था, मान लेते हम यहां हो गया था, उत्पादन ही नहीं कर, मान लेते हम इतना हो गया, तो इस अवस्था में क्या है, जो आपकी सप्लाई है वो ज्यादा है ना, और यहां एग्रीगेट डिमांड है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास कुछ अनबिका माल रहेगा, तो इसलिए वो अगली बार कम कर देंगे। क्या करेंगे, इधर आएंगे, जो सामान है उसकी पूर्ति कम करेंगे, कम उत्पादन करेंगे, कम एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, फिर वापस ये यहां पर संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। यदि हम मान लेते हैं दूसरी अवस्था ये भी हो सकती है कि ए एस लेस देन एडी, तो क्या होगा, तो ये आपका मान यहां हो गया, मान उत्पादन इतना हो गया, तो इस पर क्या है, इस पर भी संतुलन नहीं होगा, इसी बिंदु की तरह क्यों नहीं होगा संतुलन, क्योंकि यहां पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी ये है और सप्लाई है वो ये है। तो यहां पर आपकी जो पूर्ति है वो कम रह गई है, पूर्ति है वो कम रह गई है और डिमांड है वो ज्यादा है। इसलिए लोगों को पता है कि ज्यादा बेनिफिट होने वाला, इसलिए वो क्या करेंगे, यहां पर नहीं लेंगे और साधन लगाएंगे, और साधन लगा कर और अधिक उत्पादन होगा, और यहां पर उत्पादन न रह करके फिर यहां पर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ई बिंदु पर ही संतुलन रहेगा, अर्थात ए डी ए एस
AS बराबर AD होगा। तो प्रिय छात्रों, ये था केंद्रीय विचारधारा के अंतर्गत, जो केंद्रीय विचारधारा मानी उसके अंदर पहली अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच AS बराबर AD। तो प्रिय छात्रों, आपने देखा परंपरावादी और केंद्रीय विचारधारा में अंतर, और केंद्रीय विचारधारा के अंदर यह आज आपकी पहली अप्रोच थी। कल सेकंड अप्रोच के बारे में बात करेंगे केंद्रीय विचारधारा के अनुसार। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को अभिनंदन। आप सभी से तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।